हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन और स्टार्ट करते हैं हम लोग एसएससी जेई का ये क्रैश कोर्स। तो एसएससी जेई के इस क्रैश कोर्स में प्रीवियस लेक्चर तक आप लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। वहीं से आज शुरुआत करते हैं और वहीं से आगे आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और आज का टॉपिक जो है बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल सा मस्त सा टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन में इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट उससे पहले इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक इज रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस की बात करेंगे और उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे, और उसी से पूरी की पूरी ये टॉपिक एसोसिएटेड है। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपको जहाँ तक बताया था, पहले वहाँ से आगे कंटिन्यू कराता हूँ। तो भाई देखिए, पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट वगैरह की बात किए थे हम लोग, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसकी यूनिट जो है वो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करी थी? मटेरियल के जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल के कंपोजिशन के ऊपर, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड रहती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी के बारे में बात किया, उसका रेंज जो है उसको लिखा। तो उसके नीचे मैंने एक लाइन और लिखवाया ना कि एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से टेम्परेचर वाइज भी चीज़ें जो है वो वहाँ पर फिक्स्ड रहती है। तो आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, effect of temperature on resistance of materials। ठीक है, तो टेम्परेचर में होने वाले चेंज का इफेक्ट मटेरियल के रेजिस्टेंस पे कैसे पड़ता है। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत सारे पैरामीटर्स में देखा जा सकता है ना। टेम्परेचर के बदलने से मटेरियल पे बहुत सारे फिजिकल, केमिकल, डायमेंशनल, हर तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करें, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अपना जो फोकस है वो एक ही चीज़ पर है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर खाली आप बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उस इफेक्ट के साथ साथ आपको ये भी लिखना होगा कि ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ठीक, तो मटेरियल के रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है, चलिए कल वाला डायग्राम एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि कल एक हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें हमने ये माना कि एक कंडक्टर है हमारे पास, एक वायर है, उसको बीच से मैग्नीफाई कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ऐसे जूम कर दिया, तो उस वायर के अंदर का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखने लग गया। ठीक है, उसी कंडीशन पर है अभी। ओके, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से ऐसे इसका एटॉमिक सेगमेंट जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इसके एटम वाइज पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो मैं दिखाता हूँ। है ना, इस तरीके से इसके एटम्स अलाइंड होंगे, और यहाँ पर इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे पास अवेलेबल, और ये कोई भी कंडक्टर वायर जो है उसके अंदर का सेक्शन है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन वाइज क्या डिपेंडेंसी रहती है, कि भाई लेंथ में आप चेंज करेंगे या एरिया में अगर आप चेंज करेंगे तो ओवरऑल क्या डिफरेंस आ जाएगा, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब आज देखते हैं कि अगर टेम्परेचर में आप चेंज कर दिए तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इन मटेरियल्स के तापमान में अगर बदलाव हुआ उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फॉर्म होता है ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, और एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये नोट जो है ये मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। एक बार टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी, और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये कल हम लोगों ने अरेंजमेंट देखा, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मेटालिक आयॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ बिखरे होते हैं। किसी भी मेटल कंडक्टर के भीतर उसके मेटालिक आयॉन्स जो होते हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं हर तरफ। अब ये मेटालिक आयॉन से जब जब कोलिजन होता है तो हीट का डिसिपेशन होता है। ठीक है, ये जो भी चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एक से दूसरे पर जब चार्जेस का ट्रांसफ़र कर रही होती है, उस दौरान अगर उसका कोलिजन हुआ इस किसी भी मेटालिक आयॉन से, तो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज करेगी। और यही एनर्जी का लॉस जो है हमको, जैसे आप कोई वायर, जैसे आप घर पे इलेक्ट्रिक प्रेस को चालू करते हैं, छोड़ दीजिए उसको थोड़ी देर तक, जो वायर है, जो कंडक्टर है, वो भी गर्म हो जाता है कुछ देर में। जो प्रेस गर्म हो रही है वो तो उसका वर्क है, वो तो उसको होना ही है,
लेकिन जो कंडक्टर वायर है इवन दैट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप। तो रीजन उसका क्या है, आई स्क्वायर आर टी की फिनोमिना पर हीट का डिसिपेशन हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ पर रोल प्ले कर रहा है अपना, जिससे कि एनर्जी का लॉस करवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ तक तो ठीक। लेकिन क्या होगा अगर इसको मैं उल्टा कर दूं इस फिनोमिना को, मतलब ये है कि अगर मैं इसको हीट अप करना शुरू कर दूं, सपोज कर लीजिए इस कंडक्टर वायर को अब मैं हीट अप कर रहा हूँ, ठीक है, और चार्जेस का यहाँ से मैं फ्लो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या चार्जेस ज़्यादा इजीली सॉरी, क्या चार्जेस ज़्यादा इजीली फ्लो हो पाएंगी या चार्जेस जो है वो डिफ़िकल्टी से फ्लो हो पाएंगी, क्या सिचुएशन रहेगा यहाँ पे। तो देखिए कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको हीट करना जैसे शुरू करोगे तो इनके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे जो चार्जेस हैं वो हीट की वजह से एनर्जी गेन करेंगी। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी गेन करेंगी। थर्मल एनर्जी जब ये लोग गेन करेंगे तो इनके मूवमेंट शुरू होंगे, इनके वाइब्रेशन शुरू होंगे। जब ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो सोचिए कि ये अब अपने आसपास के आयन से इनके टकराने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अरे आप सपोज कर लीजिए कि आप कल के एग्जाम्पल में मैंने बोला ना कि आप एक बास्केट में मैंगोज लेके जा रहे हैं, है ना। सपोज कर लीजिए कि एक बास्केट में आप मैंगो लेके जा रहे थे अभी तक। हम्म, ये बास्केट है, इसके अंदर मैंगोज रखे हुए हैं खूब सारे, ठीक है। तो कल क्या हो रहा था, नॉर्मली आप वॉक कर रहे थे और सामने से आते हुए लोगों से टकराव की वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पर वो मैंगोज जो है वो गिर जा रहे थे, ठीक। अभी क्या हो रहा है कि अब आप वो मैंगो लेके जा रहे हैं, वो लोग भी वैसे ही हैं, नैरो जो है जो जो विड्थ जो है उस गली की वो भी उतनी है। बस एक डिफरेंस है कि अब इस बार भूकंप भी आ गया है। अब बोलेंगे सर और कुछ होना बचा है, देखिए अब भूकंप भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ज़मीन भी हिल रही है साथ में। तो अब आप बताइए कि इनसे टकरा के तो कुछ मैंगोज गिर ही रहे थे आपके, लेकिन उस भूकंप की वजह से वो टकराव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर पिछली बार ये फर्स्ट वाले बंदे से आप टकरा रहे थे और सेकंड वाला मिस हो रहा था, तो इस बार कोई नहीं मिस होगा, इस बार सबसे टकराते हुए जाएंगे, क्योंकि इस भूकंप की वजह से वो सेक्शन भी हिल रहा है। क्यों हिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि आपका भी मूवमेंट जो है वो बढ़ गया है। यही चीज़ इनके साथ भी होता है कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स के साथ भी यही चीज़ होता है। जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं जिनके पास की फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल आपस में ओवरलैप्ड स्टेट पर है, तो इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स खूब हैं। लेकिन अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, ये ऑसिलेट करने की कोशिश करेंगे या वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू देयर वाइब्रेशन कोलिजन की संख्या जो है, कोलिजन की मात्रा जो है वो और पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि हीट के फॉर्म में एनर्जी का डिसिपेशन जो है इट विल राइज। तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट जो है वो देखा जाता है किसी भी कंडक्टर के फॉर्म में। और इसी के साथ साथ एक और पॉइंट भी निकल के आता है कि भाई मतलब मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या हो गई, पहले से बढ़ गई। क्यों, क्योंकि अब पहले से ज़्यादा एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे। पहले तो नॉर्मली आप ट्रांसफर कर रहे थे, कम एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा था, ठीक है, कम एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही थी। अब तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब ये कंडक्टर और ज़्यादा अपोज कर रहा है इस करंट के या इन चार्जेस की फ्लो को। और इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो हमको यही सीधा सीधा रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि हीट से रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, उसी को समझना है, बस यही आज की क्लास का मेन टॉपिक है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। चलिए, तो इस पॉइंट को और आगे समझने के लिए हम बात करेंगे अबाउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इस टॉपिक के बारे में एक बढ़िया सी बात बताऊंगा आपको मैं, ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, पीटीसी एनटीसी, कंडक्टर में ऐसा होता है, इंसुलेटर में ऐसा होता है, सेमीकंडक्टर में एनटीसी होता है, सब सब लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग उसी में गड़बड़ कर देंगे, वही नहीं बता पाएंगे। ये बता देंगे ज़रूर आपको कि पीटीसी किसका होता है, एनटीसी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस मटेरियल का, लेकिन उनको पहले तो आप ये पूछना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ही क्या होता है वो बताओ। चलो, व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए। आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो एकदम बिगिनिंग से सारी बातें पता होनी चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली ये बताता है कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी उस मटेरियल के रेजिस्टेंस की वो कितनी ज़्यादा है। इसको इस तरीके से समझिए, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज लाइक टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल्स रेजिस्टेंस ऑन द टेम्परेचर, ठीक। इट इज द इट इज द
डिपेंडेंसी ऑफ मटीरियल्स रेजिस्टेंस of a material's resistance on the temperature on the temperature। ठीक। अब ये डिपेंडेंसी कैसे समझोगे आप? देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कई बार आप ये देखते हैं कि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा चेंज किया मैंने तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज आया, तो आप बोलेंगे इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कम है। दूसरी तरफ अगर सपोज कर लीजिए कि टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा भी चेंज करूंगा तो उसके रेजिस्टेंस में बड़ा चेंज आ जाएगा, तो दैट पर्टिकुलर मटेरियल विल बी हैविंग हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप बोलोगे उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई है, बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना आपके आपके आसपास काफ़ी सारे लोग, आपके फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी होते हैं, कुछ दोस्त जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। आप किसी दोस्त को आप बोलती है कि अरे अभी मत आ मेरे घर, शाम को आना करके, वो बुरा मान जाएगा, उसने वो मन में दिल में लेके बैठ जाएगा, वो बोलेगा अरे इसने अभी आने से मना कर दिया मुझे। अब वो 4 दिन तक आपसे नाराज रहेगा, वो आपको बोलेगा कि देखो तुमने मना किया मुझे आने से। वो ये गुड पार्ट नहीं देखेगा कि आप उसको शाम को आने बोल रहे हैं ताकि ज़्यादा समय दे सकें। ठीक है, तो एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं, मतलब एक ऐसे लोग होते हैं, तो उनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट बड़ी हाई होती है, उनको कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं जिनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भैया तू कभी मत आना मेरे घर। ठीक है, ऐसा बोलेंगे तो वो बोलेगा कि अच्छा, मतलब बाहर मिलने का मूड है, कि बाहर मिलने को बोल रहा है इसीलिए बोला घर मत आना करके। वो उस तरीके के होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी हैप्पी रहेंगे कि अच्छा ठीक है, जरूर बाहर मिलने की बात हो रही होगी। तो ये वाला सीन है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। तो हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट और लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझ गए कि डिपेंडेंसी जो है वो कम है तो मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस है, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड कर रही है, तो बोलोगे लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बदलो और रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज हो जाए, तो हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, लो और हाई तक तो समझ में आ गया। और एक होता है ज़ीरो, कि टेम्परेचर में आप कुछ भी चेंज कर लो कोई चेंज नहीं होगा उसकी रेजिस्टेंस में। चलो ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? So denoted it is denoted by अल्फा। ये कुछ कुछ टर्म्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएल के पेपर में। इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट को लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये एक फॉर्म है लिखने का, है ना, ये एक तरीका है लिखने का, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। या फिर इसको लिखते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही मतलब है दोनों में। और या फिर इसको लिखते हैं पीपीएम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ ये थोड़ा सा, ये आखिरी वाला जो मैंने लिखा है ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है ना, इसलिए इसके ऊपर ऐसे स्टार मार्क लगा देते हैं। कंडीशनल इसलिए है क्योंकि उसके लिए आपके पास पीपीएम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन कितना है वो पता होना चाहिए। इन दैट केस आप पीपीएम पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। नॉर्मली देखा जाए तो यही यूनिट्स इसके यूज होते हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, ये अल्फा का यूनिट होता है, इसको याद रखना है अपने को। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अ मटेरियल कैन हैव, इसके आगे लिखते हैं कि भाई एक मटेरियल की हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकती है, लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकती है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अगर मैं और स्पेसिफिक कर दूं कि भाई नहीं, मुझे सिर्फ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में जानना है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल वाला हूं, मुझे उसी से मतलब है बस। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लिखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस can be expressed in three forms as per the materials, एज पर द मटेरियल। मटेरियल के आधार पे इनको तीन मेजर फॉर्म में फिर से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा तीन मेजर फॉर्म होता है? तो भाई जो सबसे पहला फॉर्म होता है दैट इज, सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्म है, दिस इज पीटीसी। पीटीसी का मतलब क्या होता है? पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इट इज द पॉजिटिव टेम्परेचर
कोएफिशिएंट। अभी जस्ट जो पहला एग्जांपल मैंने इस क्लास के शुरुआत में आपको दिया था, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया कि वहां पर जब मैंने कंडक्टर को हीट कर रहा था तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसी मटेरियल के लिए होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यही बताता है कि अगर कोई मटेरियल पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से उस मटेरियल की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। लिख लीजिए इसको जल्दी से, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, कोई ऐसा फुल लेंथ नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, बट इसको लिखिएगा जरूर। तो इफ द रेजिस्टेंस if the resistance of material increases with increase in temperature, with increase in temperature, then positive temperature coefficient of resistance माना जाता है वहां पर, then it has a positive temperature coefficient of resistance। ठीक है, then it has, ठीक है, अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कौन सा मटेरियल ऐसा होता है, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कंडक्टर का। कंडक्टर में आपने देखा कि इस तरीके का वर्किंग जो है वो होता है। तो इसके एग्जांपल्स लिखें। एग्जाम्पल में आप कोई भी कंडक्टर लिख सकते हैं। कंडक्टर मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एनीथिंग, आप ये सब के लिए लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, लिख सकते हैं कॉपर, लिख सकते हैं सिल्वर, लिख सकते हैं, एजी होता है ना सिल्वर का, सिल्वर या गोल्ड। ठीक है, मुझे याद नहीं था सिल्वर का, इसलिए मैंने डायरेक्टली फुल लिख दिया सिल्वर, ओके, एंड गोल्ड। तो खैर, तो दिस इज द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि मटेरियल जो है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो होता है दैट इज एनटीसी। सेकंड इसके अंदर लिखिएगा एनटीसी, विच इज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हमेशा एक लाइन, एक वर्ड जरूर से लिख बोलना है हमको कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है किसका, उसके फिजिकल डायमेंशन का, या उसके केमिकल चेंजेस का, या रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, किस चीज़ का, ये बताना ज़रूरी होता है। एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस। ठीक है, सो व्हाट इज दिस एनटीसी। एनटीसी में हमको क्या समझ में आता है कि भाई एनटीसी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब उस मटेरियल की टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उल्टा काम करेगा ये। ठीक है, शॉर्ट में लिखवा देता हूँ ये भी कि इन दिस केस द रेजिस्टेंस reduces with increase in temperature, with increase in temperature। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्यों होता है और किस में होता है, दोनों चीज़ आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसा होने के पीछे का जो कारण है वो क्या है कि जब आप ऐसे एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से भी चाहें तो समझ सकते हैं। चलिए एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने एक सिचुएशन देखा था ना यहाँ पर कंडक्टर और सॉरी सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के केस का। सिचुएशन ये था कि इनकी जो एनर्जी बैंड गैप होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इस तरीके से। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन बैंड, यहाँ हमारे पास वैलेंस बैंड है, और ये हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप का रीजन है। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो रीजन होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ऊपर का रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो अच्छा, और दूसरा टाइटली पैक्ड वैलेंस बैंड रहता है इनका। वैलेंस शेल जो होता है वो टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है, तो टाइटली पैक्ड कंडीशन पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्री हो पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, और फ्री होके उसके बाद उतनी एनर्जी मिल पाना कि जिससे वो जंप करके कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए, उसके चांसेस कम है। लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नली टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, जब यहाँ पर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ये किसका मैं केस आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द केस फॉर इंसुलेटर्स, है ना। आप नोट्स में एक बार देखिएगा, आपने इसको लिखा होगा। इंसुलेटर का केस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक, सिमिलरली ऐसा ही एक कंडीशन मैंने आपको सेमीकंडक्टर के लिए भी बनवाया हुआ है, ऑलमोस्ट ऐसा ही।
ठीक है, बस उसमें एक चीज़ का अंतर है, कंडक्शन बैंड मैंने थोड़ा और ज़्यादा आगे तक दिखाया, और साथ ही साथ वैलेंस बैंड जो है इसको भी थोड़ा आगे तक दिखाया। लाइक दिस। ऐसा कुछ दिखाया। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं। होता क्या है यहाँ पर? तो अब जब मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया तो उससे अंदर क्या चेंज हुआ, एटॉमिक लेवल पे क्या चेंज हुआ? एटॉमिक लेवल पे जो चेंज होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स जो थे अंदर वो ब्रेक हो गए, ये चेंज होता है। तो इस वैलेंस शेल पर जो कोवैलेंट बॉन्ड जो बने हुए थे वो कोवैलेंट बॉन्ड्स अब टूटने शुरू हो गए। जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाएंगे तो आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं या जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको धीरे 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 अब मूवमेंट करते हुए मिलेंगे। अब अगर वो मूवमेंट करते हुए मिले तो इसका मतलब वो एनर्जी गेन करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन द केस ऑफ इंसुलेटर दे वोंट बी एबल टू गेन द एज मच एनर्जी एज रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप। उतनी एनर्जी तो ये नहीं गेन कर पाएंगे ना कि ये लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके सीबी तक पहुंच जाए। नॉट पॉसिबल। उससे पहले ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ जाएगा आपको कि ये हीट होकर के जल सकता है। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी थोड़ी ना हीट करते करते कंडक्ट करने लग जाएगी। वुड जो है नहीं कंडक्ट करेगा। ग्लास, ग्लास की बात करिए, ग्लास ऑल्सो वॉन्ट बी कंडक्टिंग इवन इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बस कंडक्टिंग स्टेट पर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो अपने आप ही वहां पे क्या होगा, मोशन या मूवमेंट जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का वो होना शुरू होगा। तो ये एक कंडीशन होती है यहाँ पे जिसकी वजह से, अच्छा यही सिनारियो सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी होता है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, बस फर्क इतना है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है वो बहुत छोटा रहता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है, एफ ई बी, फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एफ ई जी लिख लेते हैं, चलिए दोनों जगह सेम। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है वो बड़ा छोटा रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कुछ एक के कंडीशन में जैसे सपोज कर लीजिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड वगैरह टाइप के मटेरियल की कंडीशन में 3.2 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहता है। तो उस रेंज का अगर रहता है ना, तो आपने जो हीट या जो टेम्परेचर अप्लाई किया उससे कोवलेंट बॉन्ड्स इसके ब्रेक हुए और इलेक्ट्रॉन्स उतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये कंडक्शन बैंड तक पहुंच सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं। अब जैसे सपोज कर लो, इसको ऐसे समझिए। अब ऐसे समझ लीजिए, एक इसको एग्जांपल से समझेंगे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब कोई कोई पर्सन जो है वो, मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो गुजरात में बैठा हुआ है। हाँ, एक बंदा जो है वो गुजरात में बैठा हुआ है ना, गुजरात के सूरत में बैठा हुआ है। अब सूरत में बैठा हुआ है और उसको कहाँ जाना है, उसको सपोज कर लीजिए जाना है अहमदाबाद। अहमदाबाद जाना है। हाँ, तो अब वो जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको, सोचिए। मान लीजिए उसको वहाँ तक जाना है, पैदल जाना है, अलग बात है। किसी कम्यूट में उसको भेजना है तो उसके लिए अलग लेवल ऑफ खर्च करना पड़ेगा, अलग लेवल ऑफ फ्यूल लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ट्रेन से जाना है, अलग चीज़ें रहेगी, अलग इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होगा, है ना। तो जो जितनी बड़ी डिस्टेंस उतना बड़ा कम्यूट में उसका फ्यूल कंजम्पशन मतलब एक तरीके से एनर्जी का कंजम्पशन होगा। ऑब्वियसली अगर वो बंदा अपनी कार से जाएगा सूरत से अहमदाबाद, तो कार ड्राइव करते हुए जाएगा तो फ्यूल जला रहा है ना, और फ्यूल जो जला रहा है वो बेसिकली एनर्जी का कंजम्पशन कर रहा है। वो एनर्जी खर्च हुई तब वो पहुंचा उस जगह तक। तो उतना डिस्टेंस भेजने के लिए उतनी एनर्जी लगेगी। अब इसी बंदे को मान लीजिए सूरत से अहमदाबाद की जगह ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब सूरत से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो एनर्जी का खर्च क्या होगा, कम होगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा यार। सूरत से ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो मतलब इतनी अति कर रहे हो उसके साथ। ठीक है, एक तो पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो अब यहाँ से जा रहा है, उसकी एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। मान लो एरोप्लेन में जा रहा है, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, बड़ा इंजन चलेगा, ज़्यादा एनर्जी का खर्च होगा। तो एनर्जी का खर्च बढ़ गया ना, आपको ज़्यादा इसको एनर्जी लगाना पड़ेगा। लेकिन इस सूरत में अपने घर पर बैठा हुआ है, हाँ, और घर पर बैठा हुआ है, इसको अगर सपोज कर लीजिए कोई चीज़ को या खुद को अपने एक रूम के एक, जैसे सपोज कर लो ये बंदा जो है ऐसे सोफे पे बैठा हुआ है। ठीक, ये बंदा जो है ऐसे सोफे पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये सोफे पे बैठा हुआ है आराम से,
और इसको सपोज कर लो कि यहाँ से ये अपना रिमोट जो है ये खिसका के दूसरे पर्सन को देना है इसको। ठीक है, ये बगल में एक और पर्सन बैठा हुआ है, मैच देख रहे हैं ये लोग टीवी में मस्त। ठीक, अब सपोज कर लीजिए ये रिमोट जो है इसको बगल वाले को देना है, कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? थोड़ा एनर्जी कंज्यूम होगा, ये तो धक्का दे देगा ना इस रिमोट को ऐसे, और ये रिमोट फिसलते हुए बगल वाले के करीब पहुंच जाएगा, ऐसे साइड करेगा रिमोट वहां पहुंच जाएगा। पॉसिबल है। इसके लिए इसको ट्रेन या बस या ऐसे किसी से एनर्जी तो खर्च नहीं करना पड़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी दूरी कैप्चर करनी, जितने बड़े डिस्टेंस पे ट्रैवल कराना है उतना ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा। जितना कम दूरी ट्रैवल कराना होगा उतनी कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब इसको पॉपकॉर्न लेने जाना है, घर में इसके रखा हुआ है किचन में, तो ये थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करके वो ला लेकर के आके खा सकता है। लेकिन अब इसको पॉपकॉर्न लेने जाना है और वो भी बाहर जाना है घर के, तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करने का ये प्लान बनाएगा। मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो ये बोलेगा कि काम करते हैं आज पॉपकॉर्न पोस्टपोन कर देते हैं, कुछ और खा लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करानी है। तो यही चीज़ होता है जब सेमी कंडक्टर की बात होती है, तो आप उतना ही हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जितना इंसुलेटर में प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ डिस्टेंस कम है, इसको कम दूरी ट्रैवल करानी है, और ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, तो जैसे ही आप थोड़ा सा हीट दोगे ये लोग तुरंत जंप करके पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। अब इसका कंडक्शन बैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और ये बैठा है इसका वैलेंस बैंड जो है सूरत में। तो कैसे पहुंचेगा सूरत से ऑस्ट्रेलिया? बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना। तो अब सपोज कर लो कि इसके पीठ पे एरोप्लेन का इंजन बांध दोगे तो थोड़ी ना उड़ के चला जाएगा, जल जाएगा, लेकिन उड़ के वहां तक पहुंच नहीं पाएगा अभी तुरंत। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। इंसुलेटर को भी आप हीट करते जाओगे करते जाओ, आप ये सोचोगे कि ये शायद कंडक्ट कर जाएगा, नहीं कंडक्ट करेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये जल जाएगा, बट ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा फिर भी, हाँ, लेकिन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ कंडक्शन। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि हाँ ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को फॉलो कर रहा है। अच्छा, अगर ये कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है मतलब इसका रेजिस्टेंस पहले की तुलना में कम हो रहा है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है आपको देखते हुए मिल रहा है कि भाई आर की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही है, इसमें भी ऐसा हो रहा है और इस वाले में भी ऐसा हो रहा है। ये तो कंडक्ट कर गया, ये नहीं कंडक्ट कर पाया। बहुत ज़्यादा हीट किए, ये जल गया, ये फिर भी कंडक्ट करता रहा। बहुत ज़्यादा हीट किए तो ये भी जल जाएगा। चलिए बढ़िया। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग लिख सकते हैं क्या? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एग्जाम्पल, इसके लिखते हैं एग्जाम्पल्स। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? तो भाई इनके एग्जाम्पल में आप लिखेंगे सेमीकंडक्टर्स को लिखिए ना, कोई भी सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कार्बन जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? चलो उसी से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे कार्बन लिख दीजिए सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में, और वो वैसे ही बिहेवियर भी शो करेगा। वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है, एनटीसी शो करता है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहता है, इसलिए मैंने बोला कि पहले इसी को क्लियर करते हैं फिर बाकी चीज़ें। फिर बाकी तो आप लिख सकते हैं, बाकी आप सिलिकॉन लिख लीजिए, जर्मेनियम लिख लीजिए, और इधर इंसुलेटर वालों के लिए लिखेंगे तो इसमें वुड लिख लीजिए, ग्लास, एटसेट्रा। ये सारा एग्जाम्पल आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके, डन। तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, ये इसका पूरा एग्जाम्पल। बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो आप सीधे सीधे इसमें लिखिए ऑल इंसुलेटर्स have negative temperature coefficient, all semiconductors, all semiconductors have NTC, negative temperature coefficient। ठीक है, चलिए तीसरी और आखिरी कंडीशन इसमें क्या होती है? ZTC की। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज ऑफ जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ZTC। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज ऑफ ZTC which is nothing but the zero temperature coefficient, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ZTC कैसे काम करता है इसको समझते हैं। और ZTC का मतलब क्या होता है? नाम से तो समझ में आ गया कि जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब उसकी कोई टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंडेंसी है ही नहीं उसके रेजिस्टेंस की। तो टेम्परेचर में कुछ भी चेंज कर लो, रेजिस्टेंस में या तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा या इतना कम चेंज होगा कि वो अकाउंटेबल नहीं होगा। ठीक, इन सच मटीरियल्स, इन सच मटीरियल्स द चेंज इन the change in temperature causes zero or negligible change in its resistance। ठीक है,
चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ये सिचुएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी कुछ मटेरियल होता है जिस पर कि रेजिस्टेंस में होने वाला बदलाव बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओ या कम करो, उसकी रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे मटेरियल बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होते हैं और इनका एग्जाम्पल में सबसे प्राइमरी है। इनके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मैंगनीन या फिर कॉन्स्टेंटन, है ना, इंडस्ट्रियल फॉर्म में इसका नाम। और इसको, इसी को यूरेका भी लिख सकते हो आप, इसी को यूरेका भी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं ये ZTC एक्सपीरियंस करते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जहाँ पर आपकी ऐसी एप्लीकेशन से ऐसी सर्किट्स आपको डिज़ाइन करनी है जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर भी एक समान बिहेव करे, ऐसी सर्किट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप ZTC वाले एलिमेंट्स को लगाइए। जैसे मेजरमेंट्स वगैरह में कई बार डिवाइसेस में आपको यूज़ करना होता है ना, थर्मल मेजरमेंट वगैरह करना है, तो उसमें आपको नहीं चाहिए कि आपके मटेरियल की रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगी तो वो गलत रीडिंग दिखाने लग जाएगा आपको। तो उस कंडीशन पर मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं इनको प्रीफर किया जाता है। ठीक, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल जो है वो एक बार मैं आपको बताने के लिए ग्राफ का हेल्प लेता हूँ और ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, तीनों का ग्राफ मैं एक साथ दिखाता हूँ आपको। तो ये तीनों फाइनली अब अपने पास फाइनल कंक्लूजन आ गया, तीनों को पढ़ लिया हम लोग। कंडक्टर, ये सेकंड पॉइंट पर इंसुलेटर्स, और थर्ड नंबर पे सेमीकंडक्टर। ये तीनों के केस में देखिएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहां पर सबकी रेजिस्टेंस में ट्रेस कर रहा हूं, रेजिस्टेंस इन ओम्स। ठीक है, और मटेरियल्स कौन कौन से हमारे, इसको भी मैं लिख देता हूं साथ में कि ये मटेरियल, सबसे पहला ग्राफ आप देखेंगे कंडक्टर का, सेकंड वन इज फॉर इंसुलेटर सेम सीक्वेंस में, एंड द थर्ड वन इज फॉर सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों का ग्राफ जो है एक बार क्विकली हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर कैसा रहता है। तो देखिए, जब भी कंडक्टर की बात होगी, जब भी कंडक्टर की बात होगी तो इसकी रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आएगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसकी ग्राफ आपको ऐसे दिखाई देगी, नॉर्मली इसकी ग्राफ जो है वो कांस्टेंट अगर रहता तो ऐसी रहती, इस रेफरेंस के बेसिस पर यहाँ पर दिखाई देगी आपको इसकी ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ ताकि एक बार पढ़ लो तो क्लियर हो जाए आपको, फिर बार बार आपको इस पर मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, किसके लिए, कंडक्टर के केस में। नाउ व्हाट अबाउट द इंसुलेटर, इंसुलेटर के केस में आप देखेंगे जस्ट इसका उल्टा, ऐसा दिखाई देगा आपको रेजिस्टेंस का ग्राफ। तो अगर ये आपका स्टैंडर्ड ग्राफ था, ये वाइट कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, तो येलो कलर से जो मैंने लाइन दिखाई हुई है ये इसका रेजिस्टेंस का रिडक्शन जो है वो दिखा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर, इसमें भी यही होगा। सेमीकंडक्टर का जो केस है ना, इसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ होगी, बस ये रिडक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी, और ये रिडक्शन जो है ये थोड़ी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, इसके तुलना में ये रिडक्शन ज़्यादा है। मतलब सेमीकंडक्टर में उसकी रेजिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होगी और वो जल्दी कंडक्शन जोन पर पहुंचेगा। ये इन तीनों की ग्राफ का डिफरेंस, आप इसको जरूर से याद रखिएगा। कभी एग्जामिनेशन में अगर दे दिया ऐसे ग्राफ वाइज क्वेश्चन दे दिया, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इनको इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ आप एकदम मस्त तरीके से समझ लेंगे कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस फास्टली जो है रिड्यूस हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस कम तो हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर लेकिन सिग्निफिकेंटली कम नहीं हो रही है। कंडक्टर के केस में सिग्निफिकेंटली रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तीनों की सिचुएशन आपको तीनों के ऐसे ग्राफ से समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है। आफ्टर दिस ग्राफ, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है दिमाग में, अगला पॉइंट जो है वो ये माइंड में आता है कि अब जो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि भाई कंडक्टर है, मटेरियल है, उसकी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे किसी भी कारण से, या सपोज कर लो गर्मी के मौसम में
आप कोई मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, कोई सर्किट यूज़ कर रहे हो और उस सर्किट के अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं। सपोज कर लीजिए कि आप अभी ठंडे प्रदेश में रहते हैं और वहाँ से ले करके एक गर्म देश में आप जा रहे हैं रहने के लिए या कुछ दिन बिताने के लिए, और आप एक डिवाइस रखें जिसके अंदर सर्किट में रजिस्टर लगे खूब सारे। अब सोचिए कि जैसे ही उस हॉट टेम्परेचर वाली जगह पर जाएंगे, तुरंत ही वो रजिस्टर पे असर पड़ेगा टेम्परेचर का, और अगर टेम्परेचर का असर पड़ा तो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो डिवाइस अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, उसके परफॉर्मेंस पर डिफिकल्टी आने लग जाएगी, तो ये दिक्कत जाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाता है? और दूसरा पॉइंट कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, कितने टेम्परेचर के चेंज पर रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आएगा, ये सारा पॉइंट जानने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज on the resistance of a material, ठीक है, कि टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस पे हो रहा है, कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या इफेक्ट तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, जीरो हो रहा है, लेकिन अब वो किस प्रोपोर्शन में हो रहा है, किस रेशियो में हो रहा है, वो समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस को अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, अब एक कंडीशन हम लोग लेते हैं जरा यहाँ पर, कि हमारे पास एक आर नॉट नाम का रेजिस्टेंस है, विच इज द इनिशियल resistance of material at T naught. T naught क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, एट इनिशियल टेम्परेचर। तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर तापमान पे, एक फिक्स टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, उस टेम्परेचर पे एक मटेरियल जो है उसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, कितनी है? आर नॉट है। ये शुरुआती कंडीशन है, बेसिक रूम टेम्परेचर की मान लो मैं बात कर रहा हूँ। तो उस रूम टेम्परेचर पे मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल की रेजिस्टेंस इतनी होती है, नेचुरली इतनी होती है। ठीक, अब मैं आपको दूसरी कंडीशन दूंगा इसके अंदर कि ना हो द वैल्यू ऑफ आर। अब हम लोग आएंगे आर की वैल्यू पे। व्हाट इज आर? आर इज द फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट टी। टी नॉट था ना, अब यहाँ टी लिख रहा हूं मैं। टी इज द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, इन सबकी यूनिट जरूर से लिख लीजिएगा आप। जैसे मैंने रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस लिखा है ओम में लिखेंगे, टेम्परेचर है तो डिग्री सेंटीग्रेड बताइएगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है ओम्स में, फिर यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आप सब। तो आर नॉट हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट पर, आर फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू उस मटेरियल की एट फाइनल टेम्परेचर टी। इसी के साथ साथ लिखिएगा कि इसी के साथ हमारे पास अल्फा जो है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistance of material। मटेरियल की टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस यूनिट में? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में। तो हर मटेरियल की एक फिक्स टेम्परेचर कोफिशिएंट होगी, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगी उसकी, वो वैल्यू हमको पता चल गया यहाँ से। ठीक, सो देयरफॉर वी कैन से, अगर ये सारा सिचुएशन आपको नोन है तो एक चीज आप लिख सकते हो कि चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी गिवन एज आर माइनस आर नॉट, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस को। ऑल्सो वी कैन से कि चेंज इन टेम्परेचर जो है दिस विल बी टी माइनस टी नॉट। ये दोनों सिचुएशन जो है आप इसको नोन रखिएगा। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जाननी है इन टर्म्स ऑफ
दिस चेंज इन रेजिस्टेंस और इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, इस रिस्पेक्ट पे जानना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्फा की वैल्यू। और दूसरे पॉइंट पे क्या जानना है कि मान लीजिए अगर मैं टेम्परेचर को एक लेवल से दूसरे लेवल पे चेंज करता हूँ तो मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो बदल के अब क्या हो जाएगा, यह कितना चेंज होगा, उस प्रोपोर्शन को, उस कंडीशन को भी जानना है। ठीक है भाई, चलिए। तो अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी ये किस रिस्पेक्ट में चेंज होगी। तो लिखते हैं यहाँ पे कि चेंज इन द मैग्नीट्यूड, change in the magnitude of resistance, change in the magnitude of resistance depends upon, दो बातों पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? तो भाई चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल वैल्यू, कि भाई पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, शुरुआती वैल्यू कितनी थी, इससे प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा, दिस चेंज इन रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, कि तापमान में आप कितना बदलाव कर रहे हो सकता है बहुत स्लाइट चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी स्लाइटली चेंज होगा, डिपेंड होगा कि भाई उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा है कि कम है, उस हिसाब से। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि तापमान में कितने का बदलाव आ रहा है। ओके, तो अगर ये दोनों सिनारियो सही है तो इसके हिसाब से मैं इस पूरे इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। सो देयरफॉर चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डेल टी। दोनों इक्वेशंस को मैं मिला दिया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डेल टी। और जरा सभी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा कि देयरफॉर चेंज इन रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज आर माइनस आर नॉट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा के इक्वल टू का साइन लगाऊंगा बीच में, इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे मैं यूज करूंगा अल्फा। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, आर नॉट इंटू डेल टी, डेल टी मतलब टी माइनस टी नॉट। लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को। इसी एक्सप्रेशन से आप तुरंत के तुरंत क्या बता सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? So you can say कि so here alpha is equal to, अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ये जो वैल्यू आपके पास ये क्या है, दिस इज डेल आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी। अल्फा की एक वैल्यू मिल गई आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, इसी एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। ये भी एक तरीका है। दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया रहे उस हिसाब से आप अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, मैंने समराइज फॉर्म में दोनों को लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे निकालना है इस डेटा से वो समझ आ गया। मान लीजिए आपको पूछता है कि न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे बताएंगे इस डेटा से, चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, आर, इसकी वैल्यू पता लगानी है इन सब के टर्म्स पे। ठीक है, सो आगे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस, the value of final resistance of material is given as, तो इसको लिखेंगे हम लोग R इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट हो गया, उधर से आर नॉट भी प्लस में भेज दीजिए, तो ये हो गया आर नॉट प्लस अल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, आर नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो फाइनली वी विल गेट R इज इक्वल्स टू, R इज इक्वल्स टू आर नॉट, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये बनेगा आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन होता है आर का। ठीक है कि भाई रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू जो है वो कितनी आती है। ये एक्सप्रेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अच्छा, अल्फा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर, ये मतलब कि कंडक्टर और सेमी कंडक्टर इंसुलेटर के हिसाब से वो बदल सकती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो इसीलिए कई बार आप देखेंगे इसमें प्लस माइनस लिखा रहता है।
बट नेचुरली देखा जाए तो जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब कंडक्टर के सेंस में आते हैं, ठीक है। गेट या ईएससी के क्वेश्चन पर जब आप जाओगे, ईएससी के क्वेश्चन पे खास तौर पे, तो वहां पे आपको सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर के लिए पूछेगा, तब यहाँ पे माइनस साइन यूज करना पड़ सकता है आपको। अदर देन दैट हर जगह पे आपको कंडक्टर के लिए ही पूछेगा कि भाई एक मेटालिक वायर है, उस वायर में अभी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लीजिए कि इसकी रेजिस्टेंस 20 ओम्स की है, तो बताइए कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने ओम्स की होगी अगर उसका अल्फा दिया हुआ है आपको इतना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर से, बना लेंगे आप लोग सब। अल्फा पूछेगा, अल्फा का डेटा आप बता लेंगे, गिवन डेटा के हिसाब से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर पूछा, ज़्यादातर आर का क्वेश्चन आता है, बता देंगे आप, ठीक है। तो ये था ये कंप्लीट डिटेल डेरिवेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको और समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि सपोज आपको यहाँ से किसी मटेरियल के लिए ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है कि ये टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ है, किसी मटेरियल का टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ है। आपको सिचुएशन दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम्स की है, ठीक है। और सिचुएशन में आगे लिखा है कि इसकी वैल्यू पहुंचती है, इसकी वैल्यू जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहाँ पर होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 40 ओम्स की हो जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दिया कि 40 ओम्स पे इसकी वैल्यू पहुंच गई। अब आप बताइए कि इसका अल्फा जो है वो कितना होगा। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स अल्फा। तो भाई इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। देखिए सोल्यूशन में मैं आपको बताता हूँ, अल्फा की वैल्यू आप लिखते हैं डेल ऑफ आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अब आप देखिए कि आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा और इलेबरेट कर लीजिए। ये हो जाएगा आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, ऐसे ही लिखेंगे आप इसको। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या डेटा गिवन है। आपके पास आर की वैल्यू इनिशियली कितनी गिवन है, 10 ओम्स, फाइनल रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट इनिशियल, दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस 40 ओम्स। आर की वैल्यू आप लिखे 40। आर नॉट कितना गिवन है, 10 डिवाइडेड बाई आर नॉट यानी 10 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 से 30, 30 माइनस 0, यही लिखेंगे अल्फा की वैल्यू। देखिए अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30, दिस इज योर आंसर। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे किसी भी किताब से, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। डेटा में अंतर हो सकता है बट पैटर्न बिल्कुल यही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। वो जो डायग्राम आपको दिखेगा वो उसमें ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है। मैंने ये लाइन ना ड्रॉ करके आपको बस खाली इसकी मार्किंग बता दी। तो इससे आपको ऐसे अल्फा की वैल्यू पूछ सकता है ना। ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था ग्राफ का, आपको बोला कि बताओ इससे अल्फा कितना होगा, तुरंत फाइंड आउट कर लिया हम लोग सारा चीज़। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा कंडीशन जो था ये नोन था हमको। चलिए कुछ और पीवाईक्यूज आपको बनवाते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि पीवाईक्यू में और करवाऊंगा, चलिए फटाफट से पीवाईक्यूज बनाते हैं। लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल दैट इज कंडक्टिविटी, अभी पढ़े नहीं है, आगे आने वाली क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तो आपको बोलता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की क्या होगी। आप रजिस्टिविटी का आंसर करिए, कंडक्टिविटी को उसका उल्टा कर देंगे। आप सोचिए कि कंडक्टिविटी की जगह आपको रजिस्टिविटी पूछता तो क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी पूछता तो क्या बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की क्या होगा, डिक्रीजेज व्हेन द राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज व्हेन द राइज इन टेम्परेचर। भाई आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस इनका कम होता है, किसका, सेमीकंडक्टर्स का। मतलब इनकी रजिस्टिविटी जो होगी वो रिड्यूस हो रही होगी, और रजिस्टिविटी अगर रिड्यूस हो रही है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए आपको कंडक्टिविटी पूछा है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इट विल राइज, बढ़ेगी इसकी कंडक्टिविटी, तो इट विल इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन था ये। लिखा हुआ है विच ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंसुलेटर, आसान सा क्वेश्चन है ये। इंसुलेटर, इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें राइट आंसर देखिए, यहाँ पे वुड तो ठीक है बट आयरन गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे पेपर ठीक है बट कॉपर गड़बड़ कर दिया, ग्लास भी ठीक था, सिल्वर कॉपर गोल्ड तो सभी कंडक्टर्स है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, पेपर ग्लास कॉटन, ठीक है। ये इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन लिखता है कि बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज द मेजर ऑफ द बैंड गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो बैंड गैप होता है वो क्या चीज़ का मेजरमेंट दिखाता है, क्या चीज़ का मेजर बताता है? कंडक्टिविटी बताता है मटेरियल का, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, चार्ज डेंसिटी, या ईज ऑफ आयोनाइजेशन। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, होमवर्क के तौर पे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर से बताइएगा, तो समझ में आएगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक जो है हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में से एक है। सी और डी तो छोड़ दो, सी और डी तो है ही नहीं, ए और बी में से एक आंसर करना है। अब बताइएगा, सिलेक्शन आपके लिए और इजी हो गया है। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में इसमें से कौन सी बात जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन से इसकी लो कंडक्टिविटी होती है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि लार्ज फॉरबिडन गैप होता है, ये भी सही है। वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है इनके अंदर, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप बता सकते हैं, इसमें आपको आंसर दिख चुका है ऑलरेडी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस वजह से बाकी सारी बातें सही थी। यूपी आरवीएनएल जेई 2018 के पेपर का क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इजी सा क्वेश्चन, बता सकते हैं, एबोनाइट। अगला क्वेश्चन पीजीसीएल ईआर 18 का क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन था ये। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ अ डैश ऑफ टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के क्या होने पे? तो भाई टेम्परेचर के बढ़ने पे, विथ अ राइज इन टेम्परेचर या विथ अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाइक्रोम मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन आर वाइडली यूज्ड इन द वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज। नाइक्रोम मतलब कि निकल, क्रोमियम और आयरन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ अलॉय। नाइक्रोम का कंडक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हीटर्स में। अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, आप अगर घर में रूम हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कॉयल लगी हुई आपको दिखाई देगी, वो भी नाइक्रोम वायर की ही होती है। नाइक्रोम की खासियत ये होती है कि वो रेजिस्टेंस का चेंज उसके अंदर बड़ा नेग्लिजिबल होता है। उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइप का, तो वो टेम्परेचर के चेंज से वो रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज होने नहीं देता है, और बहुत स्ट्रांगली वो इसी वजह से वो होल्ड कर सकता है, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर हो जाती है, जिस वजह से वो टूटेगा नहीं जल्दी। तो नाइक्रोम मैंगनीन के बारे में आपने पढ़ा ही है, मैं आपको इसको ZTC के अंदर लिखवाया हूँ, मैंगनीन या और उसके बाद या कॉन्स्टेंटन के बारे में मैंने आपको लिखा है यूरेका के फॉर्म में। तो ये सब, ये दोनों तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट करीब आते हैं, और ये भी करीब करीब इनके जैसा ही होता है। तो मतलब इनकी रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के हिसाब से होने वाला चेंज नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। अब चलो ऑप्शन देखते हैं। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। वेरी वीक डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ठीक। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, नो, नन ऑफ दीज। देखिए, बोलता है कि इनकी रजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, ये आइडियल कंडीशन हो गया। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन और थोड़ा सा अगर आप परफेक्शन पे जाएंगे तो दिस इज द आइडियल केस, जिसमें ये बोलता है कि रजिस्टिविटी पूरी जीरो ही हो जाएगी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, मतलब सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो जीरो ही है पूरा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, कुछ स्लाइड सा रहता है। तो मतलब बी ऑप्शन जो है दिस इज राइट। वेरी वीक डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर बहुत वीकली डिपेंड करेगा, क्योंकि नाइक्रोम भी बोल दिया ना, इन दोनों के लिए मैं मान भी सकता हूँ कि जीरो हो जाए, बट इसके लिए नहीं, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी में चेंज होगा, बट वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक। एसएससी जेई का 17 का पेपर, और देखिए क्या क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप दिखाई दे रहा है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखता है कि कॉपर कॉयल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम्स व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन को देख करके पढ़ के समझना है हमको। तो क्वेश्चन में लिखता है कि हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम्स व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 0 डिग्री। तो आर नॉट की वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 200 ओम्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर, मतलब टी की वैल्यू जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगी तो बताओ कि उसका रेजिस्टेंस आर जो है वो कितना हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दे रखा है 0.004041 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या पुट करेंगे यहाँ से, फॉर्मूले में पुट करेंगे आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 + अल्फा इंटू डेल टी, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देते हैं तुरंत। तो इसमें डेटा पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि R इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 + 0.004041
इंटू डेल टी, तो देखिए टी नॉट तो वैसे भी ज़ीरो है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 80 आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 200 यहाँ पे हो गया और 80 इंटू दिस वैल्यू, तो 260 इसके रेंज में कुछ आएगा शायद, 260 के रेंज में आएगा, उससे बड़ा डेटा नहीं आएगा। देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, 264.65, 264.65 किलो ओम, हाँ यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 260 के रेंज में आना चाहिए था ना ये, 28 जा 6, हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से ये वैसा दिख रहा है 0.008 ना, हाँ ठीक है। तो ओम्स वाला आंसर जो है सही है, किलो ओम में नहीं जाएगा। बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बन जाएगा सभी से। ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। अब देखिए एकदम तुरंत तुरंत आप ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना लेंगे। बस ज़रूरत है तो इस चीज़ की कि आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको अगली आने वाली क्लास पे कराऊंगा, और आपको नेक्स्ट क्लास पर डायमेंशनल चेंज के हिसाब से रेजिस्टेंस का चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल में, जब पेपर में जब क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे डील करोगे आप, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप इस क्लास का पूरा कंटेंट आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर टू चेंज इन रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, न्यू कंसेप्ट लेकर के आऊँगा आपके लिए, बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।